प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, आज अपना जो टॉपिक है यह भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक का इतिहास अपन पढ़ेंगे। यानी 1942 से लेकर के 1947 तक का जो इतिहास है ये अपन देखेंगे। देखिए, सबसे पहले चर्चा अपन कर लें भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके कारण देखें। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे? एक नंबर पे देखिए, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव का अधूरा। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव का अधूरा एवं विरोधाभासी होना। नेक्स्ट 2 नंबर पे है जापान का भारत पर आक्रमण। जापान के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर 5 जुलाई 1947 को गांधी ने अरिजन नामक समाचार पत्र में कहा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत के लिए छोड़ो। भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो, भारतीयों के लिए छोड़ो। नेक्स्ट अपन बात करें, भारत छोड़ो प्रस्ताव है, इस आंदोलन का प्रस्ताव है, यह 7 जुलाई 1942 को वर्धा में पेश किया गया। इसी प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया। प्रस्ताव का क्या कर दिया गया? समर्थन कर दिया गया। नेक्स्ट है, गांधी ने यहाँ करो या मरो का नारा दिया। इस अवसर पर गांधी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा
इसने गांधी ने क्या कहा कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता। ये गांधी के कथन थे। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति कहते हैं। आंदोलन का एक नाम अगस्त क्रांति भी है, अगस्त क्रांति भी इसे कहते हैं। और ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। आंदोलन के प्रस्ताव का मसौदा अब्दुल कलाम आजाद ने तैयार किया था। 9 अगस्त 1942 में भोर में ही ऑपरेशन जीरो आवर के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार से यह जो आंदोलन था यह एक नेतृत्व विहीन व असफल आंदोलन था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं अपन। कारण क्या था साहब? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव का अधूरा विरोधाभासी होना, जापान का भारत पर आक्रमण, ब्रिटिश भारत पर। जापान के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए 5 जुलाई 1947 को गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में कहा कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो। इंपोर्टेंट ये कथन है, ध्यान में रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है ये 7 जुलाई 1942 को कहां पारित किया गया, कहां प्रस्ताव रखा गया? वर्धा में प्रस्ताव रखा गया। और 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में, और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन मिल जाता है। और यहाँ पर गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। कांग्रेस से विरोधाभास होने पर गांधी ने कहा कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान की संज्ञा भी दी जाती है। आंदोलन के प्रस्ताव का मसौदा है ये अब्दुल कलाम आजाद ने तैयार किया था। 9 अगस्त 1942 में भोर में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन और असफल आंदोलन था। तो इंपॉर्टेंट बात है, नेतृत्व विहीन आंदोलन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेतृत्व विहीन आंदोलन वाला एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है। आरपीएससी के अंदर पूछा गया था, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ये कौन सा आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन था? देखे साहब आगे अब अपन चर्चा करेंगे, तो देखेंगे कौन कौन से नेताओं को कहां कहां गिरफ्तार किया गया, ये देखेंगे आप। तो देखिए कौन कौन से नेताओं को कहां कहां गिरफ्तार किया गया। गांधी को आगा खां पैलेस पुन्ना, आगा खां पैलेस पुन्ना। इसी के साथ में सरोजिनी नायडू भी थी। सरोजिनी नायडू भी गांधी के साथ में
थी। और जवाहरलाल नेहरू मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारमैया आदि को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? अहमदनगर दुर्ग के अंदर गिरफ्तार किया गया था। आगे देखिए, राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग बिहार के अंदर है, इस जेल में इनको बंद किया गया। आगे देखिए भी, अब अपन बात करते हैं भूमिगत आंदोलन चला। इसी आंदोलन के तहत में भूमिगत आंदोलन, इसमें देखेंगे राजेंद्र प्रसाद व जयनारायण ने जेल तोड़कर ये भूमिगत होकर के आजाद दस्ता है, इसका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है गुप्त रूप से आंदोलन के अंदर जय नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और उषा मेहता, अच्युत पटवर्धन, बिज्जू पटनायक, आरपी गोयनका आदि ने भूमिगत आंदोलन का क्या क्या था? संचालन किया था। आगे देखिए भी, देखिए उषा मेहता ने बंबई के अंदर, उषा मेहता है, इन्होंने बंबई में रहते हुए भूमिगत रेडियो स्टेशन की क्या कर दी? स्थापना कर दी। बंबई और नासिक के अंदर रेडियो स्टेशन है, स्थापित हो गए। सुमित मुखर्जी जो एक उद्योगपति थे ने अच्युत पटवर्धन को गिरफ्तारी से बचाने के लिए रोज नई कार की व्यवस्था करते थे इनके लिए। नेक्स्ट है कांग्रेस की नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में, यहाँ पर गिरफ्तारी के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी
जो परिषद है, इससे 3 भारतीयों ने MS एनी, RN सरकार, NR सरकार, HP मोदी आदि ने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। ये बात भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है आपका। देखिए भी अपन बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर कौन कौन से नेताओं को कहां पर गिरफ्तार किया गया। तो गांधी को आगा खां पैलेस पूना के अंदर, सरोजिनी नायडू को भी यहीं पर गिरफ्तार किया गया, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, आशफ अली, JB कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारामैया, इन सभी को कहां पर गिरफ्तार किया गया था? अहमदनगर दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया था? पटना जेल के अंदर। और JP नारायण को कहां रखा गया था? हजारीबाग बिहार जेल के अंदर रखा गया था। अब देखिए भूमिगत आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही एक आंदोलन और चलता है जिसका नाम है भूमिगत आंदोलन। राजेंद्र प्रसाद, जयनारायण व्यास है, ये जेल तोड़ करके भाग जाते हैं और एक आजाद दस्ते का निर्माण करते हैं। कौन से दस्ते का निर्माण? आजाद दस्ते का निर्माण करते हैं। जयनारायण व्यास, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, अच्युत पटवर्धन, बिजू पटनायक, RP गोयनका आदि इस भूमिगत आंदोलन से जुड़े हुए थे। उषा मेहता है, इसने बंबई में रहते हुए भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। भूमिगत रेडियो स्टेशन बंबई और नासिक के अंदर स्थापित थे। सुमित मुखर्जी जो हैं, ये एक उद्योगपति थे। इन्होंने अच्युत पटवर्धन को गिरफ्तारी से बचाने के लिए इनके लिए रोज नई एक कार की क्या करी थी? रोज नई कार की व्यवस्था की थी। रोज नई कार की व्यवस्था है, ये किसके लिए की जाती थी? अच्युत पटवर्धन के लिए। करता कौन था? सुमित मुखर्जी। कारण क्या था? इनको गिरफ्तारी से बचाने के लिए। नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध के अंदर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से 3 भारतीय सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ये कौन 3 सदस्य थे? MS एनी, NR सरकार, HP मोदी आदि ने इस विरोध के अंदर, यानी नेताओं के विरोध के अंदर, गिरफ्तारी के विरोध में, और कांग्रेस से क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। कांग्रेस से नहीं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। आगे देखिए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। एनी सरकार और मोदी, इन तीनों ने त्याग पत्र दे दिया था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से। आगे देखिए, और इसी समय कुछ समानांतर सरकारों की स्थापना होती है। तो देखिए, समानांतर सरकार, समानांतर सरकारों की स्थापना होती है। सरकार देखिए, बलिया यूपी की समानांतर सरकार थी। यह प्रथम सरकार थी और इसका जो नेता था ये था चित्तू पांडे। कौन था? चित्तू पांडे, ध्यान में रखनी है। इसके बाद में तामलुक सरकार है, ये मिदनापुर की है, मिदनापुर बंगाल। ये जातीय सरकार थी, जातीय सरकार थी, और इसका जो नेता था ये था सतीश सावंत। नेक्स्ट है सतारा सरकार। ये सर्वाधिक दीर्घकालिक सरकार थी, महाराष्ट्र के अंदर थी। वाई चौहान और नाना पाटिल। नेक्स्ट है
कोरपुर कोरपुर सरकार, ये उड़ीसा। कोरपुर सरकार। लक्ष्मण नायक। लक्ष्मण नायक। भारत छोड़ो आंदोलन को सरदार पटेल ने अद्वितीय आंदोलन कहा। अद्वितीय आंदोलन कहा। सर्वप्रथम अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया था यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली ने यह नारा बुलंद किया था सबसे पहले भारत में। मुस्लिम लीग साम्यवादी दल हिंदू महासभा अकाली दल ने इस आंदोलन की आलोचना की। नेक्स्ट है, अंबेडकर ने इसे अनुत्तरदायी, पूर्ण व पागलपन भरा कदम बताया या कार्य बताया। नेक्स्ट है, तेज बहादुर स्प्रू ने इस प्रस्ताव को अविचारित तथा असामयिक बताया। भारत की स्वाधीनता के लिए किया गया अंतिम प्रयास था यह आंदोलन। भारत की आजादी के लिए किया गया यह अंतिम आंदोलन था। इस आंदोलन की जांच के लिए टी विकेंडेन की अध्यक्षता में जांच कमीशन बनाया। 1942 में गांधी के सचिव महादेव देसाई व 1944 में आगा खां पैलेस के अंदर ही इनकी पत्नी कस्तूरबा का क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट है, गांधी ने 21 दिन का उपवास रखा। ये इनके सचिव महादेव देसाई निधन होता है, इसके बाद में ये उपवास रखते हैं 21 दिन का उपवास रखा। और 18वें दिन जो है इनकी स्थिति काफी नाजुक हो गई और इनके अंतिम संस्कार हेतु चंदन की लकड़ियां यहाँ पर मंगवा ली गई थी। चंदन की
लकड़ियां लाई गई। लेकिन गांधी जो हैं ये स्वस्थ हो जाते हैं उसके बाद। नेक्स्ट है 6 मई 1944 को गांधी को रिहा कर दिया जाता है। गांधी को रिहा कर दिया जाता है, आगा खां पैलेस से रिहा कर दिया जाता है। देखिए सर, समानांतर सरकारों की अपन बात करें, बलिया यूपी के अंदर पहली सरकार थी किसके नेतृत्व में? चिंटू पांडे के नेतृत्व में। तामलुक सरकार मिदनापुर बंगाल में है, ये एक जातीय सरकार थी, किसके नेतृत्व में? सतीश सावंत के नेतृत्व में। सतारा सरकार महाराष्ट्र में थी, सबसे लंबे समय तक चलने वाली, दीर्घ काल तक चलने वाली सरकार थी सतारा। वाई चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में खड़ी की गई सरकार थी। कौरपुर सरकार थी उड़ीसा के अंदर, लक्ष्मण नायक के द्वारा स्थापित सरकार थी। इस आंदोलन को सरदार पटेल ने अद्वितीय आंदोलन कहा था। क्या कहा था? अद्वितीय आंदोलन कहा था। सर्वप्रथम अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला व्यक्ति कौन है? यूसुफ मेहर अली। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखनी है। मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, हिंदू महासभा, अकाली दल आदि ने इस आंदोलन की क्या करी थी? आलोचना करी थी। डॉक्टर अंबेडकर है ने इस आंदोलन को अनउत्तरदायीपूर्ण व पागलपन भरा कार्य बताया था। तेज बहादुर स्प्रू ने इस आंदोलन को अविचारित व असामयिक बताया था। भारत की आजादी के लिए किया गया प्रयास जो था यह अंतिम था, यानी यह जो आंदोलन था ये भारत की आजादी के लिए किया गया अंतिम आंदोलन था। इस आंदोलन की जांच के लिए टी विकेंडेन समिति की स्थापना की गई थी, जांच कमीशन बैठाया गया था। 1942 में गांधी के सचिव महादेव देसाई हैं, इनका निधन हो जाता है 1942 के अंदर। 1944 में आगा खां जो है इसी महल के अंदर, कस्तूरबा जो इनकी पत्नी थी, इसका निधन हो जाता है। और गांधी ने जो है यह सचिव महादेव देसाई के मरने के बाद में 21 दिन का ये उपवास रखते हैं। 18वें दिन इनकी स्थिति काफी नाजुक हो जाती है और इनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर चंदन की लकड़ियां मंगवाई जाती हैं, लेकिन गांधी स्वस्थ हो जाते हैं। 6 मई 1944 को गांधी को आगा खां की जेल से क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया गया था। आगे देखिए, समानांतर सरकारों की बातें कर ली अपन ने। जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गांधी की विचारधारा से प्रभावित होने वाले, गांधी विचारधारा से प्रभावित होने वाले प्रथम जनजातीय नेता है, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा बनता है। अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट देखेंगे सी राजगोपालाचारी, या सीधा इसको सीआर फार्मूला में कह दूं, सीआर फार्मूला कब का है? 1944 का। सीआर फार्मूला। निम्नलिखितों के स्थान पर यहाँ पर जो गवर्नर जनरल बनते हैं, गवर्नर जनरल कौन आता है? वेवेल। वेवेल है, ये भारत में गवर्नर जनरल बन के आए थे। कब आए थे? 1943 के अंदर आए थे। 10 जुलाई 1944 को देश की सांप्रदायिक समस्या को
सुलझाने के उद्देश्य से कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौते की योजना बनाएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव पर भारत विभाजन के सिद्धांत को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव पर या कांग्रेस के प्रस्ताव पर भारत विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। सिद्धांत को परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया। परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया। परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग भारतीय क्या क्या थे, सीआर फार्मूले की शर्तें हैं, ये देखें अपन। मुस्लिम लीग है, यह है भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे व अस्थायी सरकार में कांग्रेस के साथ भूमिका अदा करे। 2 नंबर पे है द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने पर भारत के उत्तर पश्चिमी व पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन की नियुक्त किया जाए। वैश्विक मताधिकार प्रणाली के आधार पर इन क्षेत्रों के निवासियों की मतगणना करके भारत से उनके संबंध विच्छेद के प्रश्न का निर्णय किया गया। ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त थी मतगणना से पूर्व सभी
राजनीतिक दल या दलों को अपने दृष्टिकोण के प्रचार की पूरी स्वतंत्रता। देश विभाजन की स्थिति में रक्षा व यातायात और अनिवार्य विषयों पर आपसी समझौता किया जाए। ये जो था, ये CR चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूले की स्थिति है। देखिए, गांधी विचारधारा से सर्वप्रथम जनजातीय नेता जो थे वो प्रभावित हुए, वो कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला है, CR फार्मूला कहते हैं इसको। 1944 का गवर्नर जनरल कौन था इस समय? लॉर्ड वेवेल था। 10 जुलाई 1944 को देश की सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए कांग्रेस व लीग के अंदर एक समझौते की योजना बनाई गई। कांग्रेस की कोर कमेटी के प्रस्ताव पर भारत विभाजन के सिद्धांत को परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया। परोक्ष रूप से क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। अब देखेंगे CR फार्मूले की शर्तें क्या क्या थी। लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग में समर्थन करेगी और अस्थायी सरकार के अंदर कांग्रेस के साथ अपनी भूमिका अदा करेगी। 1 नंबर पे। 2 नंबर पे अपन बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने पर भारत के उत्तर पश्चिमी व पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा और यहाँ पर मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार के ऊपर इन क्षेत्रों के निवासियों की गणना करके भारत से उनके संबंध विच्छेद के प्रश्न का निर्णय किया जाएगा। तीसरा जो था, ये मतगणना से पूर्व सभी राजनीतिक दलों को अपने दृष्टिकोण के प्रचार की पूरी स्वतंत्रता होगी। चौथी जो शर्त थी, जो समझौता की प्रमुख बात थी, देश विभाजन पर रक्षा व यातायात तथा अनिवार्य विषयों पर आपसी सहमति से क्या किया जाएगा? समझौता किया जाएगा। तो ये क्या थी साहब? शर्तें थी। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, जिन्ना ने इस फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने CR फार्मूले को अस्वीकार कर दिया। कालांतर में इसी फार्मूले के आधार पर भारत विभाजन किया गया। जिन्ना ने इस फार्मूले के तहत जो पाकिस्तान की कल्पना आई, इसे अंग कटे सड़े व दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है सर। अब देखिए, गांधी जिन्ना
वार्ता, गांधी जिन्ना वार्ता, सितंबर 1944 की गांधी जिन्ना वार्ता। CR फार्मूले के आधार पर, CR फार्मूले के आधार पर गांधी जिन्ना वार्ता कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी। ये वार्ता असफल रही, असफल वार्ता रही और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने गांधी की जिन्ना से वार्ता को गांधी की राजनीतिक भूल कहकर आलोचना की। राजनीतिक भूल कहकर गांधी की क्या करी? आलोचना करी। देखिए, जिन्ना ने CR फार्मूले को अस्वीकार कर दिया। कालांतर में इसी फार्मूले के आधार पर भारत का क्या हुआ? विभाजन हुआ। जिन्ना ने इस योजना को, यानी CR फार्मूले की योजना को, जो पाकिस्तान की कल्पना की गई इसके अंदर, इसमें कहा अंग कटे सड़े व दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहते हुए CR फार्मूले को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। अब गांधी जिन्ना वार्ता कब के साथ? सितंबर 1944। इंपोर्टेंट है, CR फार्मूले के आधार पर ही बंबई में गांधी और जिन्ना के मध्य वार्ता हुई, जो असफल वार्ता थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गांधी की जिन्ना से वार्ता को गांधी की राजनीतिक भूल कहते हुए क्या करी? इसकी आलोचना करी। तो इंपॉर्टेंट बात यह भी बनती है। आगे देखिए साहब, आगे अपन चर्चा करें। आगे देखें आप, अब है देसाई लियाकत वार्ता। देसाई लियाकत वार्ता, देसाई लियाकत वार्ता 1944 की। ये भी कांग्रेस की तरफ से भुल्लाभाई देसाई, मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली थे। विभाजन पर वार्ता की गई थी और यह वार्ता भी असफल रही थी। इसके बाद में है वेवेल योजना। वेवेल योजना है 14 जून 1945 की वेवेल योजना है। इसमें देखिए, इस योजना के तहत द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। भारत के वायसराय वेवेल मार्च 1945 में इंग्लैंड गए और वहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल व भारत के सचिव एमरी से वार्ता करी। नेक्स्ट देखेंगे, और भारत आकर भारतीयों के समक्ष इन्होंने वेवेल योजना रखी। इसकी क्या प्रमुख विशेषता थी? देखिए, वायसराय
वायसराय कार्यकारिणी परिषद को पुनः गठित कर सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए। 2 नंबर पे है कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या स्वर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। नेक्स्ट है कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में शिमला के अंदर सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। इसके बाद में शिमला सम्मेलन की अपन बात करते हैं। देखिए साहब, लियाकत और देसाई वार्ता है, ये 1944 की है, कांग्रेस की तरफ से बोला हुआ है, देसाई लीग की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली थे और भारत विभाजन के ऊपर वार्ता चली थी, जो एक सफल वार्ता रही। विभिन्न योजना 14 जून 1945 की है, इंपॉर्टेंट है इसकी डेट। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। इसके बाद भारत के वायसराय वेवेल है, यह मार्च 1945 में इंग्लैंड गए और यहाँ पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल और भारत सचिव एमरी से वार्ता करी और वापस भारत आकर इन्होंने ये वार्ता है ये किनके सामने रखी, भारतीयों के सामने रखी और यही योजना है वेवेल योजना के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, देखिए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनः गठित किया जाएगा और सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नेक्स्ट है कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या व स्वर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। नेक्स्ट है कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा और जल्दी ही शिमला के अंदर एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। इसके बाद में अपन बात करें तो देखेंगे आपका है शिमला सम्मेलन। तो देखिए साहब, शिमला सम्मेलन की अपन बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बात बनती है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन की बात देखें साहब, शिमला सम्मेलन इसमें देखेंगे आप 25 जून 1945 शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन किया गया, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। सर्वदलीय सम्मेलन है यह बुलाया गया जिसके अंदर 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अंदर कौन कौन से नेता प्रमुख थे? JL नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, इस्माइल खां और सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद खान, अब्दुल गफ्फार खां और तारा सिंह, इन्होंने भाग
लिया। इस सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व है, इस सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। इंपॉर्टेंट बात बनती है यह। नेक्स्ट है लीग का प्रतिनिधित्व या लीग का नेतृत्व किसने किया था? ये सब किया था जिन्ना ने। नेक्स्ट अपन देखेंगे सम्मेलन में लीग द्वारा यह शर्त रखी गई, सम्मेलन के अंदर लीग की शर्त थी कि वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव वह स्वयं करेगा। सदस्यों का चुनाव स्वयं लीग करेगी, लीग करेगी। वेवेल ने 14 सदस्यों वाली कार्यकारिणी या कार्यकारी परिषद में 6 स्थान तो किसको? 6 स्थान मुस्लिम सदस्यों को दिए, मुस्लिम सदस्यों को दिए। नेक्स्ट है लीग के अड़ियल रवैये के कारण, अड़ियल रूप के कारण 25 जुलाई 1945 को यह सम्मेलन है यह असफल घोषित कर दिया गया। अब अपन बात करें भारत में चुनाव। भारत में चुनाव 1945। ब्रिटेन में श्रमिक दल यानी लेबर पार्टी के नेता इटली क्या बने? प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत का सचिव है ये किसको नियुक्त किया? पैथिक लॉरेंस को नियुक्त किया। पैथिक लॉरेंस को क्या कर दिया साहब? इन्होंने नियुक्त किया, पैथिक लॉरेंस को नियुक्त किया। नेक्स्ट देखिए पैथिक लॉरेंस को इन्होंने अपना सचिव है यह नियुक्त कर दिया। इसके बाद में देखेंगे आप तो इटली ने अपनी प्रथम कार्यवाही कार्यवाही के तहत भारत में आम चुनाव करवाई। इसके अंदर देखिए केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए चुनाव में कुल जनसंख्या का केवल 1% भाग मताधिकार का 1% भाग ही मताधिकार के योग्य पाया। मताधिकार के योग्य पाया। 1% भाग ही मताधिकार के योग्य
पाया, जबकि प्रांतीय चुनाव में केवल 10% हिस्से में मताधिकार का प्रयोग किया गया। 10% हिस्से में ही मताधिकार का प्रयोग किया गया। देखिए साहब, अपन बात करें शिमला सम्मेलन कब का है, इंपोर्टेंट बात है। 25 जून 1945 को शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक बुलाई गई लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में। यहाँ पर 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें प्रमुख नेता कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, इस्माइल खां, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल गफार खां और तारा सिंह। कांग्रेस का नेतृत्व है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया, इंपॉर्टेंट बात है। लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, प्रमुख बात है। लीग की शर्त थी कि वायसराय की कार्यकारिणी के अंदर जो नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्य हैं उनका चुनाव लीग करेगी, ये इनकी क्या थी? शर्त थी। वेवेल ने 14 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद के अंदर 6 स्थान किसको दे दिए? मुसलमान सदस्यों को दे दिए थे। लीग के अड़ियल रवैये या जिन्ना के अड़ियल रवैये के कारण 25 जुलाई 1945 को यह सम्मेलन सफल है, यह सम्मेलन समाप्त कर दिया गया और शिमला सम्मेलन का कोई भी परिणाम नहीं निकला, अतः शिमला सम्मेलन असफल रहा। अब अपन बात करेंगे भारत में चुनाव कब के? 1945 में। ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी यानी श्रमिक दल के इटली प्रधानमंत्री बने और इन्होंने भारत का सचिव है ये किसको बनाया? पैट्रिक लॉरेंस को बनाया। इटली की प्रथम जो कार्यवाही थी इसके तहत इन्होंने भारत के अंदर क्या करवाए? चुनाव करवाए, आम चुनाव करवाए। केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए चुनाव में कुल जनसंख्या का केवल 1% भाग ही मताधिकार की योग्य था और प्रांतीय चुनाव के अंदर केवल 10% जनसंख्या ही, या केंद्रीय प्रांतीय चुनाव में मात्र 10% हिस्से की जो जनसंख्या थी उन्होंने चुनाव के अंदर क्या लिया? भाग लिया। एक बार दोबारा देखेंगे, प्रांतीय चुनाव में केवल 10% जनसंख्या, कुल क्षेत्र की 10% जनसंख्या या 10% हिस्से ने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कुल जनसंख्या थी इसका जो कुल जनसंख्या का 10% हिस्से में ही मताधिकार का प्रयोग हुआ। यानी यहाँ पर जो ये चुनाव होते हैं जनसंख्या न के बराबर थी। यहाँ पर आगे देखिए, आगे देखेंगे इसी के अंदर और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसी 1945 के चुनाव में ही, और देख लेते हैं एक बार अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अपन बात करें तो देखिए क्या केंद्रीय कांग्रेस के केंद्रीय विधान परिषद में कांग्रेस ने केंद्रीय विधान परिषद की 102 में से 57 सीटों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब, सिंध, बंगाल आदि को छोड़कर शेष सभी प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार गठित हुई। कांग्रेस ने मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा,
असम, एमपी, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में सरकार बनाई, देखिए सर, अपन बात कर रहे हैं 1945 के अंदर जो चुनाव हैं उनके संदर्भ में। देखिए, कांग्रेस ने केंद्रीय विधान परिषद की 102 में से 57 सीटों पर विजय प्राप्त करी। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब, सिंध, बंगाल को छोड़कर शेष सभी प्रांतों में बहुमत प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है, 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस ने मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, एमपी, उत्तरी सीमा प्रांत में सरकारें बनाई। आगे देखिए, आगे अपन बात करें, देखें आप, देखें सर, आजाद हिंद फौज पर मुकदमा या NIA, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, या आजाद हिंद फौज पर मुकदमा नवंबर 1945। इसमें देखिए, NI है, INA का जो कैप्टन था इसका नाम था गुरु बख्श सिंह ढिल्लो। नेक्स्ट, प्रेम सहगल तथा INA का चीफ था, ये था शाह नवाज खां। इस पर भारतीय सरकार ने लाल किले दिल्ली में इनके ऊपर केस चला। जवाहरलाल नेहरू व भुल्लाभाई देसाई ने इनकी पैरवी की, पैरवी की। वेवेल ने जनता के दबाव में इनको क्या कर दिया, रिहा कर दिया। फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन इनको रिहा कर दिया गया जनता के दबाव में। अब है शाही नौसेना का विद्रोह। कब का साहब? 18 फरवरी 1946 का है। INS तलवार नामक जहाज के कर्मचारियों ने यहां पर विद्रोह की शुरुआत है, यह खराब खाने को लेकर करी थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि भीख मंगों को चुनने की आजादी नहीं है, चुनने की छूट नहीं है। नेक्स्ट अपन देखिए, जहाज पर ब्रिटिश झंडा है, ब्रिटिश झंडा को उतार दिया और वहां पर कांग्रेस व लीग के झंडे लगा दिए।
लगा दिए। नाविक बीसी दत्त ने जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखा। विद्रोहियों ने अहमद खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का क्या किया? गठन किया। नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का क्या किया? गठन किया। विद्रोहियों को कुचलने के लिए सरकार ने एडमिरल गोल्फ्रेड को भेजा गया। विद्रोह के विरुद्ध सरकार ने एडमिरल गोल्फ्रेड को भेजा। सरदार पटेल व जिन्ना के दबाव में आकर सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए साहब, आजाद हिंद फौज के ऊपर मुकदमा नवंबर 1945 वेवेल के समय INA इंडियन नेशनल आर्मी के कैप्टन थे गुरुबख्श सिंह और प्रेम सहगल, और आजाद हिंद फौज के जो चीफ थे शाहनवाज खान थे। इनके ऊपर लाल किले दिल्ली में क्या चला? मुकदमा चला। सरकार ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। जवाहरलाल नेहरू और भुल्लाभाई देसाई इन दोनों ने यहाँ पर आजाद हिंद फौज के सैनिकों की पैरवी की और जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिंद के सैनिकों को गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी। वेवेल के द्वारा इनको फांसी की सजा दी गई, लेकिन जनता ने लाल किले को घेर लिया और वेवेल ने जनता के दबाव में आकर यहाँ पर इनको सभी को रिहा कर दिया गया। नौसेना, तो शाही नौसेना का विद्रोह है कब का है? 18 फरवरी 1946 का है। INS तलवार नामक जहाज पर विद्रोह की शुरुआत हुई थी खराब खाना देने के लिए, और यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि भीख मंगों को चुनने की छूट नहीं दी जा सकती। जहाज पर यूनियन जैक यानी ब्रिटिश झंडा है ये उतार दिया गया और कांग्रेस तथा लीग के झंडे लगा दिए गए। नाविक बीसी दत्त है, इसने जहाज की दीवार पर भारत छोड़ो है यह लिख दिया। विद्रोहियों ने अहमद खान के नेतृत्व के अंदर नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया गया और विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने एडमिरल गोल्फ्रेड को भेजा। किसको भेजा? एडमिरल गोल्फ्रेड को भेजा। सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के समझाने पर सैनिकों ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। आगे देखिए, आगे देखेंगे अपन। तो ये हो गया आपका शाही नौसेना का विद्रोह और आजाद हिंद फौज पर मुकदमा, आजाद हिंद फौज के ऊपर मुकदमा और शाही नौसेना का विद्रोह। अब देखिए कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना कब की है? 24 मार्च 1946। देखें सर, ब्रिटेन प्रधानमंत्री इटली है,
इटली है। भारत में राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए, भारत में राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, और सदस्य कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, और दूसरा था एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। इनके द्वारा कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और भारत है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य कैबिनेट मिशन का भारत को शांतिपूर्ण सत्ता दी जाए, संविधान तैयार करने की प्रणाली तय की जाए और पाकिस्तान की मांग पर विचार किया जाए, विचार किया जाए। ये उद्देश्य था। यह ब्रिटिश सरकार की ओर से पहला व अंतिम अवसर था। ब्रिटिश सरकार का प्रथम व अंतिम अवसर था, अंतिम अवसर था जब औपचारिक रूप से देश के विभाजन को अस्वीकार कर दिया गया, देश विभाजन को अस्वीकार कर दिया गया, कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान का निर्माण है, भारतीय संविधान का निर्माण है, यह 389 सदस्यों वाली एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया जाएगा, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया जाएगा, जिसके अंदर 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से, इस प्रकार से यह सदस्य होते। अब देखिए अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार की अपन बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं अपन। अंतरिम सरकार है, बाद में देखेंगे। देखिए साहब, कैबिनेट मिशन योजना है, यह 24 मार्च 1946 की है। ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थे, और इन्होंने भारत में राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए है मिशन भेजा। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इस मिशन के सदस्य थे। उद्देश्य क्या था? भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए, संविधान तैयार करने की प्रणाली तय की जाए और पाकिस्तान की मांग पर क्या किया जाए? विचार किया जाए। देखिए, ब्रिटिश सरकार का प्रथम व अंतिम अवसर था जब औपचारिक रूप से देश विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला और अंतिम अवसर ब्रिटिश सरकार का कौन सा था या किस योजना के तहत था कि उन्होंने देश विभाजन को अस्वीकार कर दिया? तो कहां पर? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारतीय संविधान का निर्माण है, यह 389 सदस्यों की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया जाएगा, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य होंगे, 93 देशी रियासतों से होंगे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। देखिए आगे,
अब अपन बात करें अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार देखिए सर, अंतरिम सरकार अंतरिम सरकार इसमें देखेंगे आप 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार है, इसका गठन हुआ। इसमें देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी। 12 अगस्त 1946 को सरकार बनाने के लिए नेहरू को निमंत्रण दिया गया। नेहरू को निमंत्रण दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार के अंदर मंत्रिमंडल का गठन का प्रावधान था, जिसमें से 6 कांग्रेस और 5 मुस्लिम लीग, 1 भारतीय ईसाई और 1 सिख और 1 पारसी होगा। इस प्रकार से यह है 6, इस प्रकार से 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार, अंतरिम मंत्रिमंडल है, यह मंत्रिमंडल का क्या कर दिया साहब, गठन कर दिया। इस समय मुस्लिम लीग है ये बहिष्कार किया इन्होंने और कांग्रेस के साथ नहीं आई। कार्यकारिणी परिषद की अध्यक्ष एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष है ये तो वाइसराय होगा और उपाध्यक्ष है यह JL नेहरू था। ये जो 12 सदस्य थे, ये देखेंगे 12 सदस्य कौन कौन से थे। JL नेहरू, सरदार पटेल, अरुणा आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, शरत चंद्र बोस, जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और डॉक्टर LC भाभा। ये 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल का क्या हो गया, गठन हो गया। देखिए मंत्रिमंडल का क्या हो गया साहब, गठन हो गया। प्रारंभ में लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडल में भाग नहीं लिया, लेकिन बाद में
बाद में 26 अक्टूबर 1946 को लीग के 5 सदस्यों ने मंत्रिमंडल में भाग लिया। 5 सदस्यों ने मंत्रिमंडल में भाग लिया। 5 सदस्य कौन कौन थे ये देखिए, लियाकत अली और आई सुंदरीगर और अब्दुल रब निस्तर, गजनफर अली और जोगेंद्र नाथ मंडल। ये 5 सदस्य हैं, ये मंत्रिमंडल के अंदर क्या हो गए, शामिल हो गए। अब कांग्रेस के 3 सदस्य थे, 3 सदस्यों, इनको क्या देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। और 3 सदस्य जो थे, इन्होंने किस ने त्यागपत्र दिया, तो देखिए शरत चंद्र बोस, नेक्स्ट है अली जहीर और सफात अहमद ने त्यागपत्र इनको देना पड़ा। देखिए अंतरिम सरकार है, इसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। 12 अगस्त 1946 को सरकार बनाने के लिए नेहरू को निमंत्रित किया गया और 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया जाना ये प्रावधान किया गया, जिसके अंदर 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख, 1 पारसी जो थे इसके अंदर सदस्य होने रखे गए थे। 2 सितंबर 1946 को नेहरू ने 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल है ये गठन किया, क्योंकि लीग है इसने कांग्रेस का यहाँ पर बहिष्कार किया था और नेहरू ने 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया। कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष वायसराय और उपाध्यक्ष है ये जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिए ये 12 सदस्य कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अरुण आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और H.C. भाभा, ये क्या थे, 12 सदस्य थे। अब देखिए प्रारंभ के अंदर तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का बहिष्कार किया, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को जो है लीग ने 26 अक्टूबर 1946 को लीग ने क्या किया, लीग के 5 सदस्य हैं ये कांग्रेस के अंदर क्या हो जाते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। तो देखिए कौन कौन, लियाकत अली, आई सुंदीगर, अब्दुल रब निस्तर, गजनफर और जोगिंदर नाथ मंडल, ये क्या थे साहब, 5 सदस्य कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए। तो देखिए 5 तो ये और 12 ये कितने हो जाते हैं, 17 हो जाते हैं। लेकिन निर्णय कितना लिया गया था कि सदस्य कितने होने चाहिए, 14 होने चाहिए। तो अब बस तीन व्यक्तियों को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो देखिए त्यागपत्र जो है यहाँ पर किसने दिया था और उसके बाद में ये लीग के सदस्य शामिल होंगे। तो शरद चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया, अली जहीर और सफात अहमद को जो है मंत्रिमंडल के अंदर पद छोड़ना पड़ा। तो ये बात हो गई आपकी अंतरिम जो मंत्रिमंडल है। अब देखिए अंतरिम मंत्रिमंडल के अंदर किस किस को कौन कौन सा विभाग है ये है दिया गया था, ये बात अपन और देखते हैं। देखें साहब, अब देखें विभाग देखिए अंतरिम सरकार के अंदर नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू, ये विदेश मामले,
विदेश मामले देखेंगे और कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष हैं, ये भी थे। प्रधानमंत्री तो थे ही सरदार पटेल। सरदार पटेल है, इनको गृह विभाग और सूचना विभाग है, यह दिया गया था। बलदेव सिंह है, इनको क्या दिया गया, रक्षा विभाग दिया गया। जॉन मथाई है, इनको क्या दिया गया, उद्योग तथा आपूर्ति विभाग है, यह दिया गया। राजगोपालाचारी है, इसको क्या दिया गया, शिक्षा का विभाग है, यह दिया गया। नेक्स्ट है एच सी भाभा है, इसको कार्य खान और बंदरगाह दिया गया विभाग। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, इसे खाद्य एवं कृषि विभाग है, यह दिया गया। नेक्स्ट है अरुणा आसफ अली है, इसको क्या दिया गया, रेलवे विभाग है, यह दिया गया। आगे देखिए जगजीवन राम है, इसे क्या दिया गया, श्रम विभाग है, यह दिया गया। अब देखिए लीग के सदस्य हैं, तो लीग में देखिए लियाकत अली है, इसको वित्त विभाग दिया गया। और आई चुंडीगढ़ है, इसको वाणिज्य विभाग दिया गया, वाणिज्य विभाग। नेक्स्ट है जोगेंद्र नाथ मंडल को क्या दिया गया, विधि विभाग दिया गया। नेक्स्ट है गजनफर अली को स्वास्थ्य विभाग दिया गया। नेक्स्ट है अब्दुल रब नस्तर को संचार विभाग है, यह दिया गया, संचार विभाग दिया गया। इसके बाद में अपन देखेंगे तो यहाँ पर है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। 16 अगस्त 1946 का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। जिन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा पाकिस्तान को प्राप्त करने का ऐलान कर दिया और सर्वप्रथम कलकत्ता में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है, यह मनाया गया। नुआखली बिहार, कलकत्ता उत्तर पूर्वी प्रांत में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। सांप्रदायिक दंगे क्या हो गए, शुरू हो गए। देखिए साहब दोबारा देखते हैं इसको। अंतरिम सरकार में देखिए किस किस को कौन कौन सा पद मिला। नेहरू है, ये प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय देखेंगे। पटेल है, ये गृह मंत्री और सूचना देखेंगे, सूचना विभाग देखेंगे। बलदेव सिंह है, इसको रक्षा विभाग। जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति विभाग। राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग। एच.सी. भाभा को कार्य खान और बंदरगाह विभाग दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य व कृषि विभाग दिया गया। अरुणा आसफ अली को रेलवे विभाग है, ये दिया गया। जगजीवन राम को श्रम विभाग है, ये दिया गया। लीग के 5 सदस्य थे, इनको कौन कौन सा विभाग मिला। लियाकत अली को वित्त विभाग,
आई चुंदीगर को वाणिज्य विभाग, जोगिंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग और गजनफर अली को स्वास्थ्य विभाग है, यह दिया गया। और अब्दुल रब नस्तर को क्या दिया गया था, संचार विभाग है, यह दिया गया था। अब देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है, यह कब मनाया गया, लेख के द्वारा 16 अगस्त 1946 को। जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही करके पाकिस्तान को लेने की घोषणा कर दी और सर्वप्रथम कलकत्ता के अंदर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोआखली, बिहार, कलकत्ता, उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत के अंदर सांप्रदायिक दंगे हैं, यह शुरू हो गए। आगे देखिए, इसके बाद अपन बात करें तो आपका जो है ये है ब्रेक डाउन प्लान। ब्रेक डाउन प्लान, ब्रेक डाउन प्लान कब का है, सितंबर 1946 का, सितंबर 1946 का ब्रेक डाउन प्लान है। अंग्रेजों के वापसी की अंतिम तिथि, अंग्रेजों के वापसी की अंतिम तिथि को ब्रेक डाउन प्लान कहा जाता है। 31 मार्च 1948 तक अंग्रेज पूर्व वापसी का विचार करेंगे, अंग्रेज पूर्ण वापसी कर जाएंगे, ये इसके अंदर रखा गया। कई चरणों में वापसी होगी, कई चरणों में वापसी होगी। ब्रिटिश अधिकारी व ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश अधिकारी और ब्रिटिश सेना, ये कई चरणों के अंदर वापस जाएंगे। सर्वप्रथम दक्षिण के क्षेत्रों से वापसी होगी, सर्वप्रथम दक्षिण भारत के क्षेत्रों से वापसी का ऐलान किया गया। और उसके बाद में, इसके बाद उत्तर भारत से वापसी होगी। अब है इटली, इटली की घोषणा। इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि सम्राट की सरकार, यहाँ पर इसने घोषणा कर दी कि सम्राट की सरकार 30 जून 1948 तक भारत की प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप देंगे, भारतीयों के हाथ सौंप देगी। इटली घोषणा। आगे देखिए, माउंटबेटन की बाल्कन योजना। माउंटबेटन की बाल्कन योजना मार्च अप्रैल 1947 की है, मार्च अप्रैल 1947 की। इसमें सभी प्रांतों तथा देशी रियासतों को, इसके अंदर सभी प्रांतों तथा देशी रियासतों को, देशी रियासतों का पृथक रूप से सत्ता का हस्तांतरण होना था तथा
देसी राजाओं को 3 विकल्प दिए गए। क्या भारत के साथ रहें, दूसरा है पाकिस्तान के साथ रहें, तीसरा है स्वतंत्र रहें। कांग्रेस ने इस योजना का विरोध किया। अब है डर की डिक्की बर्ड प्लान। कब का है? जून 1947। माउंटबेटन ने भारत की आजादी के लिए डिक्की बर्ड योजना है, यह योजना तैयार की। इसे हेस्टिंग्स इसमें जॉर्ज एबल और स्वयं माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार किया गया था। इस योजना को इसमें द्वारा प्रस्तुत किए जाने के कारण इस योजना को इसमें योजना भी कहा जाता है। आगे एक बार इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ब्रेक डाउन प्लान सितंबर 1946 का है। अंग्रेजों की वापसी की तिथि 31 मार्च 1948 तक अंग्रेज पूर्ण रूप से वापसी करेंगे। कई चरणों में वापसी होगी। ब्रिटिश अधिकार और ब्रिटिश सेना के रूप में सर्वप्रथम दक्षिण भारतीय क्षेत्रों से वापसी करेंगे, उसके बाद उत्तर भारत के क्षेत्रों से वापसी करेंगे। एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सम्राट की सरकार 30 जून 1948 तक भारत को प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप देगी, ये घोषणा कर दी। माउंटबेटन की बाल्कन योजना है, मार्च अप्रैल 1947 की है। सभी प्रांतों तथा देशी रियासतों को पृथक रूप से सत्ता हस्तांतरण होना था। इसके तहत तथा देशी राजाओं को 3 विकल्प दिए गए। एक तो क्या था? सभी प्रांतों तथा देशी रियासतों को पृथक रूप से सत्ता का हस्तांतरण होना था, और दूसरी बात थी देशी राजाओं को 3 विकल्प दिए गए। क्या विकल्प दिए गए? भारत के साथ रहें, चाहे वे पाकिस्तान के साथ रहें, चाहे वे स्वतंत्र रहें। कांग्रेस ने इस योजना का क्या किया साहब? विरोध किया। अब डिक्की बर्ड प्लान है, जून 1947 का है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आजादी के लिए यह योजना तैयार की थी, और तैयार करने वाले व्यक्ति थे कौन कौन? हेस्टिंग्स, इसमें जॉर्ज एबल और स्वयं बेटन ने। इस्मे के द्वारा यह योजना प्रस्तुत की गई, इसी कारण इसको इस्मे योजना भी कहा जाता है। इसमें योजना भी इसको कहा जाता है। आगे देखिए आप, आगे देखेंगे तो माउंटबेटन योजना धीरे धीरे हम आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 जून 1947 को यह योजना थी। भारत विभाजन की योजना है, ये प्रकाशित कर दी गई थी। इसे कांग्रेस व लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। पटेल हैं, सरदार पटेल, ये कहते हैं यदि विभाजन नहीं किया गया
किया गया तो भारत अनेक टुकड़ों में बट जाएगा, अनेक टुकड़ों में बट जाएगा। ये सरदार पटेल का, पटेल जी के द्वारा ही एक कथन और कहा गया, यदि शरीर के खराब अंग से शीघ्र छुटकारा पाना ठीक है, छुटकारा पाना ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947, जुलाई 1947। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 डोमिनियन स्टेट्स, भारत व पाकिस्तान में बांट दिया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जिसका गवर्नर जनरल है, ये कौन बनता है? मोहम्मद अली जिन्ना बनता है। और प्रधानमंत्री है, ये कौन बनता है? लियाकत अली बनता है। 15 अगस्त 1947 को आधी रात मध्य रात्रि में भारत को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल है, ये माउंट बेटन था और प्रधानमंत्री JL नेहरू। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखिए, माउंट बेटन योजना है 3 जून 1947 की है, भारत विभाजन की योजना थी यह। इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। पटेल ने कहा यदि विभाजन नहीं होता तो भारत अनेक टुकड़ों में बट जाएगा। पटेल और कहते हैं यदि शरीर का अंग खराब हो जाए तो शीघ्र उसे छुटकारा पाना ठीक है। इसके बाद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 का है। 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 डोमिनियन स्टेट में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान में। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है यह आज़ाद हो गया। गवर्नर जनरल इसका कौन बनता है? मोहम्मद अली जिन्ना। और प्रधानमंत्री कौन बनता है? लियाकत अली। 15 अगस्त 1947 आधी रात को भारत आज़ाद हो जाता है। गवर्नर जनरल कौन रहता है? लॉर्ड माउंट बेटन। और प्रधानमंत्री कौन रहता है? जवाहरलाल नेहरू। तो ये प्रमुख जो आपकी बात थी यह भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक की बात थी। इसमें अपन ने तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ है। 1942 से लेकर के 1947 तक के पहलुओं को देखा है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और उन सभी की अपन ने बात करी है। आशा करता हूँ कि आप इस क्लास को पसंद करेंगे। ये क्लास थोड़ी लंबी जरूर हुई है, लेकिन एग्जाम के लिए बड़ी ही सार गर्भित क्लास है। धन्यवाद।